गुड मॉर्निंग, नमस्कार पहला दोस्तों। फिर से स्वागत है यूकेपीडिया में। हम लोग पढ़ रहे थे चमोली जनपद को, और चमोली जनपद में आप लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज भाग 4 चमोली जनपद का आएगा, और भाग 4 में आज शुरुआत आप लोग जो करने वाले हैं वो चमोली जनपद के प्रमुख मेलों से लेकर के करने वाले मेलों से शुरुआत आप लोग करने वाले हैं। उसके बाद लास्ट पार्ट चमोली जनपद के प्रमुख व्यक्तियों पर हम लोग कल लेकर के आएंगे। आज शुरुआत करते हैं चमोली जनपद के प्रमुख मेले। बात करें सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि मेलों को उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में कौथिग कहा जाता है। कौथिग या कौथिग कहा जाता है। जनपद चमोली में कितने सारे मेले हैं देखिएगा, मैंने ज़्यादा विस्तारित इनको नहीं किया है, पर याद रखने के लिए कुछ कुछ चीज़ों को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं विस्तारित करूँगा। जैसे सबसे पहले है पूरा का मेला जो है वो नौटी में आयोजित किया जाता है। नौठा का मेला आदि बद्री में आयोजित किया जाता है। पांचाली का मेला याद रखिएगा गैरसैंण में आयोजित किया जाता है। सिरगुर का मेला सिरगुर गांव में आयोजित किया जाता है। देवाल का मेला देवाल में होता है। कुलसारी का मेला कुलसारी में। अठवाड़ का मेला रेंस चौपता में होता है। नंदा राजजात का मेला कासवा का नोटी से सिल्ला समुद्र तक जो है ये राजजात का मेला आयोजित किया जाता है। फिर है तोमसर की मयाल थराली खाल में जो है इसका आयोजन होता है। नंद केसरी का मेला जो है थराली में होता है। बिखोत का मेला कर्णप्रयाग में आयोजित होता है। अनुसुईया का मेला अनुसुईया ग्राम में अंसी का मेला भी इसे जो है कहा जाता है। अनुसुईया जो मंदिर है उस पे जो है इसका आयोजन होता है। नंद केसरी का मेला ऊपर आ चुका थराली में है। नागनाथ का मेला पोखरी में होता है। धरेंदा का मेला गैरसैंण में आयोजित होता है। खांकर खेत का जात लोबा खनसर स्यूली मल्ली जो इस क्षेत्र में लोबा वाले रीजन में जो है इसका आयोजन होता है। जसोली का मेला धनपुर में आयोजित होता है। गोचर का मेला इसको थोड़ा विस्तारित किया गया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रेज होते हैं लगातार, तो बहुत आश्चर्य नहीं है कि गोचर के मेले के संबंध में आप लोग सारी चीज़ें जानते होंगे। गोचर में तत्कालीन जो गढ़वाल के डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे बर्नेडी, डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी के सुझाव पर जो है नवंबर 1943 से इस मेले को शुरू किया गया था। ये अगर हम देखें तो शुरुआत में ये जो मेला था, इस मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक और व्यापारिक महत्व को उजागर करना था। आज़ादी के बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष जो है 14 नवंबर को जो है इस मेले का आयोजन किया जाने लगा। उत्तराखंड में 2 मेले ऐसे हैं जो 14 नवंबर को शुरू होते हैं, एक गोचर का मेला और दूसरा पिथौरागढ़ के जौलजीबी का मेला। दोनों को याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है देखिए हरियाली का मेला जसोली में आयोजित होता है। तिमुंडिया का मेला तिमुंडिया वीर को समर्पित जो है जोशीमठ में। माड़वी का मेला नैनी नौटी में होता है। कुरुड़ देवराड़ा दसोली और बधाण में। गेंडा का मेला जो है बधाण चांदपुर में। बम्पा नीति घाटी में। बसंत बुरांस मेला सिरगुर का मेला ऊपर आ चुका। झाकड़ी उत्सव वन यात्रा मैखंडा में। देवाल का मेला ऊपर आ चुका। कुलसारी मेला भी आ चुका था। ये कुछ चीज़ें जो है कॉपी दोबारा से हुई है। मंदड़ा में की जात मध्य महेश्वर मार्ग में जो है इसका आयोजन किया जाता है। मैखंडी मेला फाटा में। अनुसुईया का मेला आ चुका। बमोलों की जात रामदा लोबा खनसर पट्टी में जो है ये भी चमोली के अंतर्गत ही आएगा। बमोलों की जात इसे कहा जाता है। हरेंदा बिखोती ये गैरसैंण में। कुरुड़ देववाड़ा दसोली में। रम्माण उत्सव जो कि चमोली जनपद के सबसे महत्वपूर्ण उसमें जो है रम्माण महोत्सव आता है। अगर हम रम्माण की बात करें तो चमोली जनपद का ये आखिरी मेला भी आप लोग पढ़ रहे हैं, और इसको थोड़ा सा विस्तारित ज़्यादा किया भी गया है। आप लोग जानते हैं रम्माण को, मुझे बहुत ज़्यादा इस विस्तारित करने की शायद आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी जहाँ की रम्माण सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो सलूण गाँव की रम्माण जो विश्व प्रसिद्ध है, जिसने यूनेस्को की धरोहर सूची तक स्थान जिसने हासिल कर लिया है। ये ऐसा नहीं है कि केवल सलूण या डुंगरी में आयोजित होता है, बल्कि याद रखिएगा सलूण के अलावा डुंगरी बरोसी सैलंग और इस क्षेत्र के अन्य गांवों में भी जो है रम्माण का आयोजन होता है। पर जो सलूण गांव की रम्माण है उसने वैश्विक स्तर पर अपना नाम दर्ज किया है। रम्माण जो है रामायण कालीन या एक तरीके से कह लीजिए रामायण का आप जो गढ़वाली या क्षेत्रीय तौर पर जो आप नाट्य रूपांतरण करते हैं उसको रम्माण आप लोग कहते हैं। ये जो रम्माण महोत्सव है कभी 11 दिन का तो कभी 13 दिन का जो है मनाया जाता है। इसमें जो है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्थानीय पूजा अर्चना है, स्थानीय जो देवता है उनकी देव यात्रा, लोक नाट्य नृत्य, ये मेले तो है ही है। साथ में इसमें सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षण का केंद्र जो है वो इस मेले में होने वाले
उस इस उत्सव में होने वाली जो नृत्य शैलियाँ हैं वो महत्वपूर्ण हैं। दरअसल अगर हम रामायण की बात करें तो ये एक विशेष नृत्य शैली है जिसमें मुखौटों का जो है प्रयोग किया जाता है, जिसे मुखौटा नृत्य शैली कहते हैं। जिसमें देखिए अगर हम बात करें तो इसमें जो पात्र होते हैं वो कोई भी संवाद जो है अपने आप में नहीं करते, बल्कि संपूर्ण एक तरीके से भाव प्रदर्शित करने के लिए जो है मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। इस उत्सव में जो है 18 मुखौटों का, 18 तालों का, 1 दर्जन जोड़ी ढोल दमाओं और 8 भंकोरों का और इसके अलावा झांझर और मंजीरों का जो है प्रयोग किया जाता है और इसी के माध्यम से जो क्षेत्रीयता है उसे दर्शाया जाता है। और जो ये मुखौटे होते हैं वो 2 रूप में हैं। एक है घाटी पहला जो ध्योपत्तर यानी कि देवताओं के मुखौटे हैं, और दूसरा है जो है खलियारी बोलते हैं। खलियारी पत्थर मतलब जो मनोरंजन के लिए बनाए गए हैं। तो ये क्योंकि बाद में इनको गढ़ा गया है तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। इसमें 2 प्रकार के मुखौटे हैं, एक देवताओं को समर्पित है या देवताओं के मुखौटे हैं, दूसरा जो केवल मनोरंजन के लिहाज से बनाए गए हैं वो मुखौटे इसमें शामिल हैं। बात करें देखिए रामायण में जो विशेष नृत्य होते हैं, क्योंकि नृत्य शैली की बात आई है तो जो विशेष नृत्य होते हैं इन नृत्यों को आप लोग देख लीजिए फटाफट से। 4 प्रकार के इसमें नृत्य हैं। सबसे महत्वपूर्ण और पहला आपका है बर्ण्या बर्ण्यान। नाम से जैसा लगता है हमारे यहाँ स्थानीय भाषा में बण या वन शब्द के लिए या वन के लिए जो है बण बोला जाता है। तो बण्या बण्यान मतलब एक तरीके से ये जो वर्ड है वो जिक्र करता है कि जिस समय पर लोग पुराने समय में बण जाते थे। बण जाने का मतलब है कि केवल घास या लकड़ी काटने के लिए वन जाने का मतलब नहीं है, बल्कि ये वन जाने का मतलब जो है तिब्बत के लिए शांत व्यापार करने को प्रदर्शित करता है कि जिस तरीके से जो तिब्बत व्यापार होता था उस तिब्बत व्यापार में किस प्रकार से लोगों पे, जो हमारे यहाँ से व्यापारी जाते थे, उन व्यापारियों पर किस प्रकार से जो है चोरी लूटपाट की घटना घटित होती थी, उसको प्रदर्शित करने वाला जो ये नृत्य है उसे बण्या बण्यान नृत्य कहा जाता है। दूसरा है म्योर मुणेन। नाम से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है। जो म्योर मुणेन है इसकी बात करें तो ये नृत्य जो है जो पहाड़ी जीवन शैली पर दैनिक आपदाएं जितनी होती हैं उनमें महिलाओं के द्वारा लकड़ी काटना, घास काटना और उस लकड़ी काटने और घास काटने, क्योंकि ऊंचे पहाड़ हैं और ऊंचे पहाड़ों में अक्सर ये घटनाएं घटित हो जाती है कि लोग ऊंचाई से गिर करके, कई सारी महिलाओं का देहांत इनमें हो जाता है। कई बार लकड़ी काटते हुए पुरुषों का देहांत आप लोगों ने सुना होगा, पेड़ से गिरकर या चट्टानों से गिर करके, या फिर क्योंकि पूरा का पूरा पहाड़ी परिवेश है और उस पहाड़ी परिवेश में आप लोग सुनते होंगे कि जंगली जानवर के द्वारा हमला कर दिया, कभी कभी बाघ भालू, कभी कुछ। तो इसको प्रदर्शित करने वाला, जो पहाड़ की मुश्किलात है उसे प्रदर्शित करने वाला जो नृत्य शैली है उसे म्योर मुणेन कहा जाता है। फिर मल्ल जो है एक अलग प्रकार का नृत्य है जिसमें जो जब गोरखा राइज हुआ था या गोरखा इम्पैक्ट हमारे यहाँ पड़ा, खासकर गढ़वाल में जो गोरखा इम्पैक्ट था उसको प्रदर्शित करने वाला, जो कि स्थानीय लोगों के द्वारा गोरखों का किस तरीके से विरोध किया गया, किस प्रकार से गोरखों ने जो है यहाँ अत्याचार मचाए, उसको लेकर के प्रदर्शित किया जाने वाला जो नृत्य है उसे मल्ल कहते हैं। फिर है कुरु जोगी। जैसे आप लोग हमारे यहाँ रामायण का मंचन होता है ना, रामलीलाओं वगैरह का मंचन होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस मंचन के समय पे एक विशेष प्रकार से जोकर जरूर बीच में इंक्लूड कर देते हैं ताकि लोग भागें नहीं। अब धार्मिकता के बीच एक ऐसी चीज़ें भी ज़रूरी हो गई लोगों के बीच कि भागें नहीं, तो इसी तरीके से एक कुरु जोगी का कॉन्सेप्ट लिया गया है। कुरु या कुमरू बोलते हैं पहाड़ी भाषा में, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। कुरु एक प्रकार से बहुत प्रकार के कुमरू होते हैं। कुरु एक प्रकार का गोल गोल आकार का जो घास होती है जो चिपक जाती है कपड़ों पे अक्सर, और कपड़ों पे चिपक जाने की वजह से महिलाएं जब घास काटने के लिए जाती हैं, विशेष तौर पर मैं महिलाएं शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि पहाड़ों में अधिकतर जो मुश्किल जीवन है वो महिलाओं का ही है। पुरुष हमारे यहाँ महिला सेंटर्ड ही पूरा का पूरा जीवन है, पुरुषों पे सेंटर्ड जीवन मुझे लगता नहीं कि कभी इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि गाय का काम से लेकर के खेत का काम सारी के सारी महिलाओं पर केंद्रित है, इसलिए महिलाओं का ज़्यादा मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो जो कुरु जोगी है ये एक ऐसा ही पात्र है जिसमें वो कुमरू या कुरु घास लगा करके अपने कपड़ों पे लगा करके क्या बोलते हैं, एक तरीके से हास्य पात्र बन जाता है, एक तरीके से जोकर का काम ये करता है। और ये लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे ये लोगों के पास जाता है तो कुरु घास ना लग जाए इसके लिए लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। तो ये एक तरीके से नृत्य शैली भी कह लीजिए, या इसे एक तरीके से स्थानीय भाषा में या सामान्य भाषा में जोकर की संज्ञा आप लोग कह सकते हैं कि हंसाने और मनोरंजन के लिए जो है कुरु जोगी का कॉन्सेप्ट रचा गया है।
बात करें सलूण डुंगरा की से जो है विश्व धरोहर तक ये रम्माण कैसे पहुंचा, तो बात करें देखिए रम्माण कौथिग सबसे पहले 2007 तक की चर्चा करेंगे तो ये केवल सलूण गांव तक ही सीमित था, सलूण तक ही इसे जाना जाता था। पर गांव के ही एक शिक्षक है डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी जी, जिनकी मेहनत के जरिए जो है रम्माण को विश्व धरोहर में स्थान मिला। इन्होंने ही, भंडारी जी ने ही रम्माण को जो है लिपिबद्ध किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया। फिर गढ़वाल विविलोक कला एक निष्पादन केंद्र की जो थोड़ा सा मदद मिली, उसकी मदद से जो है 2008 में इन्होंने दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय लोक कला केंद्र में इसे प्रदर्शित करवाया। उसके बाद इस संस्थान को रम्माण की विशेषता और मतलब जो ये केंद्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र हैं, इसको जो है रम्माण की विशेषता या रम्माण का जो कॉन्सेप्ट था वो पसंद आया, जिसके चलते जो है क्या बोलते हैं करीब 40 लोगों की एक टीम को जो है दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली में इसने दोबारा से जो है शानदार प्रस्तुति दी, जिसके बाद भारत सरकार ने इसे यूनेस्को भेज दिया और 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को ने पेनखंडा में रम्माण को जो है विश्व धरोहर घोषित कर दिया। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें 2 सदस्यीय दल, ICS के 2 सदस्यीय दल जो है एक जापानी मूल के थे, होशिनो हिरोशी और यूमिको ने ग्रामवासियों को जो है ये प्रमाण पत्र 2 अक्टूबर 2009 को सौंप दिया और तब से जो सलूण डुंगरा की रम्माण है वो विश्व विरासत बन गई। ये थे चमोली जनपद के प्रमुख मेले। उसके बाद एक कुछ और स्थान बच गए हैं, कुछ विविध तथ्य बच गए हैं, जिनमें फूलों की घाटी ऊपर आप लोग पढ़ चुके हैं। हालांकि फ्रैंक स्मिथ द्वारा 1931 में खोजी गई, 6 नवंबर 1982 को नेशनल पार्क बनाया गया, 14 जुलाई 2005 को इसे भी विश्व धरोहर में शामिल किया गया। इसके मध्य में पुष्पावती नदी बहती है। स्कंद पुराण में इस क्षेत्र को नंदन कानन के नाम से जाना गया है। मेघदूतम में इसे अलका कहा गया है। स्थानीय तौर पर फूलों की घाटी को भ्यूंडार वैली कहा जाता है, ये बात भी याद रखिएगा। उसके बाद मैं चमोली जनपद के विविध तथ्यों में आ रहा हूँ, इसे बहुत जल्दी ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबा मैं इसे लूँगा नहीं। आज की वीडियो चौथे पार्ट में हम लोग हैं और 5वां पार्ट विविध व्यक्ति हम लोग लेकर के चलेंगे। तो विविध तथ्य क्या क्या है देख लीजिए। चमोली में रुद्र हिमालय और क्वारी फूलों की घाटी प्रसिद्ध है। इसके अलावा राजकीय मणुआ अनुसंधान संस्थान जो है पीपल कोठी चमोली में स्थित है। इसके अलावा उत्तराखंड का ये पहला जिला था चमोली, जिसे दिसंबर 2016 में जो है खुले में शौच मुक्त जिला घोषित किया गया था। इसके अलावा चमोली ज़िले के हेमवती नंदन बहुगुणा पर 25 अप्रैल 2018 को डाक टिकट जारी हुआ। इसके अलावा देखिए राज्य गठन के लिए बद्रीनाथ से दिल्ली तक यूथ मोर्चा का जो यूथ मोर्चा किया गया युवाओं के द्वारा, वो 1978 में किया गया। उसके अलावा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे NP नवानी, वो चमोली के चांदपुर गढ़ी के निवासी थे। इसके अलावा केदारनाथ जो वन्यजीव विहार है उसकी बात कर लेते हैं, तो ये चमोली से रुद्रप्रयाग की तरफ जो है ये है 1972 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 957 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है ये विहार विस्तारित है। मुख्य रूप से बालखिल्य नदी में जो है नदी घाटी में जो है इसका विस्तार है। याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन बनता है कि केदारनाथ वन्यजीव विहार किस नदी घाटी पर है, तो ये बालखिल्य नदी घाटी पर पूरा का पूरा इसका विस्तार है। उसके अलावा देखिए चमोली ज़िले में की एक प्रसिद्ध महिला कलावती रावत, जिन्हें जेनेवा में 2000 में ग्राम में रचनात्मक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण नाम है, कलावती रावत। उसके अलावा देखिए नंदा देवी यात्रा पर 12 सितंबर 2014 को जो है डाक टिकट जारी किया गया। इसके अलावा निजमुला घाटी, चिनाब घाटी, ये सारी की सारी चमोली में हैं। चिनाब घाटी में देखिए 2-3 चीज़ें और महत्वपूर्ण हैं। एक चलान हल, नाम से लग रहा है चलाना हल, लाटू देवता द्वारा हल लगाने की जो है यहाँ पर मान्यता है। यहीं लाटू कुंड, चिनाब में ही लाटू कुंड है। जाग भूत धारा जो कि एक झरना है। उसके अलावा फुलना बुग्याल, ये सारी की सारी चिनाब घाटी में प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। उसके अलावा राज्य में जो प्रथम डिजिटल गांव घोषित किया गया था वो घेस गांव चमोली का घोषित किया गया था। इसके अलावा देखिए मल्लू रोखली नामक फूलों की घाटी भी जो है चमोली में है। फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर एक और दूसरी जगह जो पाई गई मल्लू रोखली, वो भी चमोली में है। और ये आप लोग जानते हैं कि एशिया का सबसे लंबा जो रोपवे हैं वो क्या बोलते हैं ओली में है, जो कि हिम क्रीड़ा यानी कि एक तरीके से आप लोग कह लीजिए कि बर्फ़ में जो खेल हो रहे हैं उन सारे खेलों के लिए प्रसिद्ध हैं। पंचप्रयागों में विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग जो है चमोली ज़िले में है। यहाँ नीति और माणा घाटियों में रंगपा जनजाति या भोटिया जनजाति का अधिवास है। मैं इनके विस्तार को मैं किसी और वीडियो में लूँगा, क्योंकि जब मैं जनजाति पढ़ाऊँगा उस समय जो है इनको लेकर के मैं आप लोगों के बीच आऊँगा।
फिर बात करें, देखिए पंच केदारों में रुद्रनाथ और कल्पनाथ जो है जो यहाँ चमोली जनपद में है। यहाँ गोपेश्वरी देवी का मंदिर जो है नंदप्रयाग में है। हवलदार बहत्तर सिंह कठेत का संबंध जो है प्रथम विश्व युद्ध से है। इसके अलावा सोल घाटी जो है चमोली जनपद में है। साथ ही साथ मैं इनको भी क्लियर कर दूं कि जनपद की जो विविध सांस्कृतिक विविधता है उनको भी आप लोग देख लीजिए। जो अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनमें ग्वेरिल भैरव नृत्य, ये जो है ग्वेरिल भैरव जो नृत्य है इसकी बात हम करें तो ये हुड़के की गमक और थाली की छनछनाहट के साथ जो है ये नृत्य किया जाता है। चमोली जनपद की अन्य सांस्कृतिक धरा या विरासतों में से ये भी महत्वपूर्ण है। फिर है धूरा नृत्य, देव यात्रा के दौरान रात्रि में जो गांव में नृत्य किया जाता है उसे घूरा नृत्य कहा जाता है, घूरा नृत्य कहना चाहिए। फिर है गुरु नृत्य, पिंडर और मंदाकिनी गांवों मंदाकिनी नदी घाटियों के गांवों में देवी देवताओं के उत्सवों में जो नृत्य किया जाता है उसे गुरु नृत्य कहते हैं। उसके अलावा देखिए गोपीचंद नाटक जो कि स्थानीय तौर पर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। सन्यासी बनकर गोपीचंद अपने घर आता है और उस प्रसंग को नाट्य रूपांतरण में जो है गोपीचंद नाटक के रूप में जो है स्थानीय बहुत ज़्यादा पुराने, अगर हम क्या बोलेंगे, लोक नाट्यों की बात करें तो उसमें गोपीचंद प्रसिद्ध है। फिर है सियालपाती उत्सव, ये मैं ऊपर भी चर्चा कर चुका हूँ जोशीमठ पढ़ते समय। जोशीमठ के आसपास के क्षेत्रों में नंदा देवी के मायके आने पर के उपलक्ष्य पर जो है आयोजित किया जाने वाला उत्सव है सियालपाती। फिर है जुगात, नंदा देवी से ही संबंधित ये उत्सव जो है मल्ला नागपुर क्षेत्र में नंदाष्टमी को आयोजित होता है। इसमें माँ नंदा को जो है मायके बुलाने की परंपरा है, इसे जुगात कहते हैं। फिर है सारा, इसमें इसे जो है रगोसा भी अन्य जो कुछ नाम से जाना जाता है, रगोसा नाम भी जाना जाता है। और ये जो आयोजन होता है सारा, ये किसी भी गांव के दुख और कष्ट निवारण के लिए जो है इसका आयोजन किया जाता है। फिर है उबेद, अब देखिए ये उबेद ये एक तरीके की को प्रथा थी, अब तो लगभग समाप्ति की ओर है। कुछ स्थानों पर हो सकता है अभी भी संभव हो। इसमें क्या किया जाता था कि सूअर को गाँव में घुमाकर बलि दिया जाता था, जिससे मान्यता ये होती थी कि गांव की जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, वो उसके साथ ही सब नष्ट हो जाएं। अब ये लगभग समाप्ति की कगार पर हैं। फिर है जाति, जनपद के यानी कि चमोली के पांडुकेश्वर और लासी में जो है इसका आयोजन होता है। फिर है गरुड़ छाड़ा, गरुड़ छाड़ा जैसे नाम से स्पष्ट है, विष्णु को पीठ पर बैठाए हुए गरुड़ के वेग को दिखाए जाने का एक नाट्य रूपांतरण समझ लीजिए। अभी हाल ही में गरुड़ छाड़ा जो है आप लोगों ने देखा होगा मेरे ख्याल से, बद्रीनाथ जब कपाट खुलते हैं तो कपाट खुलने से पहले जो है गरुड़ छाड़ा का आयोजन किया जाता है। एक लंबी रस्सी, इसकी वीडियो मैं चलिए गरुड़ छाड़ा की मैं वीडियो आप लोगों के सामने रख दूंगा, आप लोग ज़रूर इसे देखिएगा। गरुड़ छाड़ा की वीडियो हाल ही में मैंने इसे अपने स्तर पर रखा हुआ है। इसके बाद मैं एक छोटी सी वीडियो गरुड़ छाड़ा की मैं आप लोगों के चैनल पर डाल दूँगा। बहुत लंबी तो नहीं है, 20-30 सेकेंड की वीडियो होगी, आप लोग देख लेंगे गरुड़ छाड़ा को, ठीक। उसके अलावा देखिए किमोठा गांव जो कि पोखरी तहसील में है, ये 1802 यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर 1807 होना चाहिए, ठीक है। 1807 नहीं बल्कि सॉरी, क्योंकि 1807 होना चाहिए, क्योंकि 1803 के बाद या 1804 के बाद तो गोरखों का यहाँ आक्रमण हुआ, ये 1807 होना चाहिए, ठीक है। 1807 में गोरखों ने यहाँ ताम्रपत्र दिया, ये पॉइंट थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, 1802 की जगह इसे 1807 करेंगे। गोरखों ने यहाँ ताम्रपत्र दिया। 1880 में विद्यानंद सरस्वती ने यहाँ संस्कृत विद्यालय की स्थापना जो है की। ब्रिटिश काल में इसे गढ़वाल रेजिमेंट का सिविल गुरु कहा जाता था। इसके अलावा 24 जनवरी 2008 को जो है इसे संस्कृत ग्राम घोषित किया गया। इसके बाद हम जिले के प्रमुख व्यक्तित्वों की ओर आने वाले हैं, जिसे मैं अगली वीडियो में और अंतिम वीडियो में आप लोगों के साथ रखूँगा। आज के लिए इतना ही, अगले दिन मिलते हैं। शाम को फिर से आप लोगों के बीच में रहूँगा और शाम को हम रहेंगे फिर से 20 क्वेश्चनों के साथ। आप लोग जुड़े रहिए और जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। और हाँ, थम्स अप करना मत भूलिएगा, एक तरीके का मोटिवेशन ये है और जो होना ज़रूरी है। मैं आप लोगों के लिए इतना समय निकाल रहा हूँ तो ये ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हुई तो फिर मैं फिर से गायब हो जाऊँगा और आप लोगों को वही स्थिति है कि आप लोगों ने मेहनत तो वैसे भी करनी है, अपने स्तर से मेहनत करनी है। ये तो नहीं है कि आप मुझ पर डिपेंडेंट है, पर हाँ बहुत सारी चीज़ें नई जो आप लोगों को सीखने को मिलेंगी वो फिर सीखनी बंद हो जाएंगी। तो आप लोग प्लीज़ इस तरीके से थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए आप लोग थम्स अप ज़रूर किया करें। शुक्रिया आज के लिए।